राजीव गांधी, एक ऐसा नाम जिसके दो पहलू हैं। कुछ के लिए वो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट हैं, तो कुछ के लिए विवादों से घिरे एक नेता। आज हम उनकी इसी जटिल और दोहरी विरासत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उनकी असली पहचान क्या थी? क्या वो सच में एक नए भारत के विजनरी थे या फिर कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लेने वाले एक हीरो? चलिए, उनके इस उतार चढ़ाव भरे सफर में चलते हैं और जवाब तलाशते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी त्रासदी से होती है। मतलब राजीव गांधी का सियासत में आना उन हालातों में हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोचे, अक्टूबर 1984 का वो दौर। देश सदमे में था। प्रधानमंत्री और अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। और ऐसे माहौल में अचानक राजीव गांधी के कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी आ गई। और देखिए, उन्हें विरासत में जो मिला वो कोई फूलों का ताज नहीं था। चुनौतियां ही चुनौतियां थीं। एक तरफ देश में सांप्रदायिक तनाव, दूसरी तरफ पंजाब उग्रवाद की आग में जल रहा था। अर्थव्यवस्था डावाडोल थी और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। मतलब हर तरफ से मुश्किलें थीं। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच जब दिसंबर 1984 में चुनाव हुए तो जो नतीजा आया उसने सबको चौंका दिया। कांग्रेस को मिली 414 सीटें। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त बहुमत था। ये दिखाता है कि देश को उनसे कितनी उम्मीदें थीं। और इसी जबरदस्त जनादेश के साथ शुरू हुआ एक नया दौर, एक ऐसे भारत को बनाने का सपना जो 21वीं सदी के लिए तैयार हो। राजीव गांधी को एक मॉडर्नाइजर के तौर पर देखा जा रहा था। अच्छा, उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे यादगार काम माना जाता है भारत में टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की शुरुआत करना। उन्होंने क्या किया? कंप्यूटर का इंपोर्ट सस्ता कर दिया, जिससे वो आम लोगों तक पहुंच सके। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात, पूरे देश में वो पीले वाले पीसीओ बूथ यानी एसटीडी बूथ का जाल बिछा दिया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये असल में संविधान के आर्टिकल 19(1) को जमीन पर उतारने जैसा था, जो हर किसी को अपना व्यापार करने की आज़ादी देता है। लोगों के लिए कमाई के नए रास्ते खुल गए थे। एजुकेशन में भी उन्होंने बड़े कदम उठाए। 1986 में आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसी के तहत इग्नू बना, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। और साथ ही गांव के टैलेंटेड बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए। ये वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर राइट टू एजुकेशन यानी आर्टिकल 21(a) की इमारत खड़ी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, वो चाहते थे कि पावर सिर्फ दिल्ली में सिमट कर न रह जाए। उन्होंने पंचायती राज को मजबूत करने की जमीन तैयार की। बाद में जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, उनकी नींव यहीं रखी गई थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में सोचा गया था कि गांव की सरकारें भी मजबूत हों। तो ये तो थी देश को मॉडर्नाइज करने की बात। अब जरा देखते हैं उनकी दूसरी भूमिका, एक राजनेता के तौर पर, जिसने देश के अंदर और बाहर शांति कायम करने की कोशिश की। देश के अंदर कई सालों से जो आग सुलग रही थी, उसे बुझाने के लिए उन्होंने एक के बाद एक 3 बड़े समझौते किए। पंजाब, असम और मिजोरम समझौता। इनमें सबसे कामयाब रहा मिजोरम अकॉर्ड। इसने 2 दशक पुराने विद्रोह को खत्म कर दिया। और इसी की वजह से संविधान में आर्टिकल 371(g) जोड़ा गया, जिसने मिजो लोगों की यूनिक आइडेंटिटी को एक संवैधानिक गारंटी दी। फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर भी उन्होंने कई बड़ी पहल की। पड़ोसियों को साथ लाने के लिए सार्क की सहस्थापना की। सालों की दुश्मनी के बाद 1988 में चीन के साथ रिश्ते सुधारे। मालदीव में जब तख्तापलट की कोशिश हुई तो ऑपरेशन कैक्टस चलाकर उसकी मदद की। मतलब वो अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों के साथ रिश्ते बैलेंस करके चल रहे थे। और ये सब हमारे संविधान के आर्टिकल 51 की सोच के साथ था, जो कहता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, ये कहानी विरोधाभासों की है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो दौर जब एक के बाद एक विवादों ने उनकी मिस्टर क्लीन वाली छवि को तोड़ना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत हुई शाह बानो केस से। ये मामला बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखिए, हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार के तहत एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। लेकिन उनकी सरकार ने संसद में एक नया कानून बनाकर इस फैसले को ही पलट दिया। इस एक कदम ने पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी आर्टिकल 44 पर एक जबरदस्त बहस छिड़ दी। ठीक उसी साल 1986 में
उनकी सरकार ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया। कई लोग मानते हैं कि इस फैसले ने देश में सांप्रदायिक राजनीति को और हवा दे दी। और फिर आया वो घोटाला जिसने उनकी मिस्टर क्लीन की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बोफोर्स घोटाला। स्वीडन से तोप खरीदने के सौदे में दलाली के आरोप लगे और देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। इस मामले में सीएजी यानी हमारे संविधान की वो संस्था जो सरकारी खर्चों का हिसाब रखती है, आर्टिकल 148, उसकी रिपोर्ट ने भी सरकार के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। विदेश नीति में भी एक फैसला बहुत भारी पड़ा। 1987 में भारतीय शांति सेना यानी आईपीकेएफ को श्रीलंका भेजना। ये मिशन बुरी तरह नाकाम रहा और एलटीटीई के साथ एक लंबे खूनी संघर्ष में फंस गया। इस फैसले का अंजाम कितना दुखद होगा, ये उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था। तो इन सब उतार चढ़ाव के बाद सवाल उठता है कि उनकी विरासत आखिर है क्या? सच तो ये है कि ये उम्मीद और निराशा दोनों की कहानी है। एक तरफ अगर हम देखें तो उनकी उपलब्धियां साफ नजर आती हैं। भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत, सार्क की स्थापना, असम और मिजोरम में शांति लाना, गांव के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय और आईजीएनओ जैसे संस्थान, ये सब उनकी दूर की सोच को दिखाते हैं। लेकिन फिर कहानी का दूसरा रुख भी है। बोफर्स घोटाले की वजह से जनता का भरोसा टूटा। शाहबानो केस पर उनकी आलोचना हुई। अयोध्या मसले के बाद सांप्रदायिक राजनीति बढ़ी और श्रीलंका में आईपीकेएफ की नाकामी, ये सब वो पहलू हैं जो उनके कार्यकाल के विरोधाभास को दिखाते हैं। 1989 में वो चुनाव हार गए और फिर 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई। ये हमला एलटीटी ने करवाया था। विडंबना देखिए, उनकी एक सबसे विवादित नीति का नतीजा इतना भयानक निकला। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या राजीव गांधी का दौर एक सुनहरा मौका था जिसे भारत ने कहीं खो दिया? एक ऐसा सफर जो ऐतिहासिक बहुमत से शुरू हुआ और विवादों और एक दुखद अंत पर खत्म हुआ। उनकी विरासत आज भी एक सवाल है, एक पहेली है जिसका जवाब इतिहास में ढूंढा जाता है।